नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वाली वीडियो हमारी काफ़ी कुछ कमेंट आए थे। पिछली वाली वीडियो हमारी कुछ थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम था, तो उस समय बारिश वगैरह हो रही, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखिए अच्छी तरह से। आज हम लेके आए हैं कुछ टॉपिक, जैसे कि 6, 7, 8 के बच्चों के लिए और 9, 10 में भी है सर्वनिष्ठ गुणनखंड बीजगणित से रिलेटेड टॉपिक। चर समीकरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जानेंगे चर। देखिए, चर वो होता है, चर एक ऐसा अल्फ़ाबेट के लिए होता है, जैसे कि ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब क्या है, चर है। चर का मतलब ये होता है, चर का मान बीजगणित में क्या है, उसका मान बदलता रहता है। उसकी पहचान है, हमेशा इसका मान बदलता रहता है। तो और जो अचर होता है, अचर जो होता है, अचर का मान स्थिर रहता है, इसका मान बदलता नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि गिनती आप नंबर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अचर मतलब एक्स ए से जेड तक, और ये गिनती जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है, अचर वैल्यू हैं। इनका मान ये स्थिर रहता है और इसका मान बदलता रहता है। तो चर और अचर इन्हीं से मिलकर बीजगणित बनती है। तो बीजगणित में सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे चरों का जोड़ सीखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चों को बीजगणित में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जोड़ना नहीं आता है, घटाना नहीं आता और गुणा भी नहीं आता। हम एक एक टॉपिक आसान तरीके से बताएंगे, बस ये है कि आप लोग ठीक से देखें, कंसंट्रेट करके देखें। जैसे कि आज हम सबसे पहले जोड़ सीखते हैं, जैसे ax प्लस bx, कोई नंबर ले लेते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 6x। आप इसको जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे करेंगे, ये क्या है, ये चर हैं, x लगे हैं, 3, 5, 6, ये गिनती है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है हमें कि इनका जो गुणांक कुछ भी हो, इसे कहते हैं, जो गिनती होती है इसे कहते हैं गुणांक। इंग्लिश बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक बोलते हैं। तो ये इसका गुणांक, जैसे कभी कभार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि इनमें से बताइए गुणांकों को बताइए, गुणांकों को बताइए, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसमें 3, 5, 6 ये क्या है, गुणांक हैं, ठीक है। तो हमें इसको जोड़ना सिंपल तरीके। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि इनकी पावर जो है, पावर समान है क्या, 1, 2, 3, देखिए इनकी पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इनकी पावर क्या हर जगह समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 3, 5, 8 और 8, 6, 14, क्या होगा, 14x इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इस तरह से जोड़ना है, आपको इस तरह से जोड़ना है। मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, x² प्लस 6x² प्लस 7x², मान लीजिए इस तरह आपको देखना है। तो पहचानना सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, तुरंत जोड़ मत दीजिएगा। सबसे पहले आपको पहचानना क्या है इसमें, कि जैसे x² प्लस 6x² 7x², ये देखना है कि इनके घातांक, जो इनके पावर हैं, घातांक हैं, ये समान है क्या, मतलब हर जगह समान है क्या। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, हर जगह समान है। तो समान है, तो इसलिए इनको जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 1, 6, 7 हो गया, 7, 7 क्या हो गया, 14x²। अब देखिए x², अगर यहाँ पे x², यहाँ भी वैसे ही लगाएंगे x², भूलिएगा मत। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर। कितना आसान तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं घटाना की। अब इसी तरीके हम बात करते हैं घटाना की। थोड़ा सा इसमें रॉन्ग एग्जाम्पल कैसे आप होता है कि आपसे गलती कैसे कहाँ पे होती है, कि जैसे x² प्लस 5x प्लस x ये दिया गया है, तो
तो आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? पहले आप सोचिए कि क्या इसे हम जोड़ सकते हैं। आपको देखना है कि इनकी पावर जो है समान है या घात समान है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, ये जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1 6x ऐसे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6 ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, बस ये है। तो ये इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये दो घात समान है क्या, क्योंकि समान घातें ही बीजगणित में चरों का योग होता है, वही जुड़ते हैं जिनकी घातें आपस में समान होती है। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको। जैसे कि आ जाते हैं घटाना में, घटाना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाना में जैसे कि हमें घटाना हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका घटाना। आपको घटाना है तो घटाने में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे ये बड़ी वाली वैल्यू है तो 6x स्क्वायर, और जो छोटी छोटी चीज जो माइनस माइनस है, माइनस माइनस घटाने और जोड़ने पे माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो इस बात को आप याद कर लीजिए कि माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस ही होता है। ठीक है, इनका चिन्ह जो होता है माइनस ही होता है, बाकी जो संख्या होती है, जो चर होते हैं वही जुड़ते हैं, इनसे नहीं मतलब रहता। ठीक है, ये जो चर मतलब जो गुणांक होते हैं, गुणांक जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता, लेकिन एक क्या है, हाइड है, छिपा हुआ है, तो आप इसको जोड़ के चलना है, इसको मान चलना है कि ये 1 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही चीज है, ये प्लस में है, यहाँ प्लस लिखा तो नहीं जाता, ये शो नहीं करेगा, लिखा नहीं जाता प्लस। ठीक है, इसलिए हम मान चलते हैं ये 6x स्क्वायर में से 6 स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा, 0। ये हुआ हमारा घटाना। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं 6x माइनस 3x माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ एक घटाना। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं 6x, ये दोनों माइनस में, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 थोड़ी ना लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, क्योंकि इनके बगल में x लगा है, एक चर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राइट आंसर। इस तरीके से हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है कि कोई चीज समान, जैसे कि विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं तो उनमें कॉमन क्या होती है आपस में, कॉमन क्या होता है, कॉमन ये होता है कि उनके ड्रेसेस आपने देखा होगा, सबकी ड्रेस एक ही कलर की रहती है, तो ये क्या है, सब में एक कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके ये क्वेश्चन में है कि कैसे पहचानेंगे ax प्लस bx प्लस cx, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, हमें इसमें क्या कॉमन फैक्टर देखना है। तो आपको ये देखना है कि इन तीनों में, एक ये तीनों में क्या समान है, क्या समानता है तीनों में। तो ये इसमें देख लीजिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो तीनों का x बाहर कर लीजिए। ये देखिए ऐसे बाहर कर लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ से अगर x निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ से अगर x निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा। अगर यहाँ से x निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा। हमने तीनों में से x कॉमन कर लिया, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन सर्वनिष्ठ। ठीक है, कॉमन इसे ही बोलते हैं कि ये कॉमन है। ये हमारा साधारण से आसान सा आंसर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x क्यूब। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब बोल रहा है कि इसमें कॉमन क्या करती, ऐसी बात नहीं है कि कॉमन केवल चर होते हैं, अचर संख्याएं भी, नंबर्स भी कॉमन होते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, तो आपको ये देखना है कि छोटी घात वाला हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, आपको देखिए छोटी घात वाला कौन है, x का ऊपर ये x ही है, बाकी सब में इसमें 2 लगा, इसमें 3 लगा है, बड़ी घात वाले तो छोटी घात, इसका मतलब कि जो छोटी घात वाला है वही कॉमन हो सकता है। यहाँ अगर एक x है तो एक ही x सब में कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x निकाल लिया, अगर यहाँ पे 2x था, अगर एक x निकालेंगे तो एक x अंदर रहेगा, तो ये 5 का 5 रहेगा, एक x निकाल लिया तो एक x अंदर रहेगा,
यहां से एक x निकालेंगे तो यहाँ 6 बचेगा केवल। अब यहां से अगर यहां से एक x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x²। ठीक है, तो ये इसको हमें अभी ये फिलहाल एक तरीके से देखा जाए सही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, मतलब आरोही क्रम में हमें क्वेश्चन को अवरोही क्रम में हमें क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, कि मतलब सबसे बड़ी घात वाला पहले। तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। यहाँ पे 4x² + 5x + 6, अब ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, 4x, चलिए x के अलावा 4a⁴ 6a³ + 2a², ये होगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए और ऐसे क्वेश्चन में हमको ये ढूंढना पड़े कि कॉमन क्या है, तो कॉमन हम कैसे पहचानेंगे? ये देखिए आपका, अब देखिए इसमें संख्या भी कॉमन आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी है। कैसे है 2? क्योंकि 2/3 6 होता है कि नहीं होता है? 2/3 = 6 होता है, तो 2 इसमें मिला कि नहीं मिला? तो 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो 2 दूना 4 होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें से 2 निकाल लेंगे अगर, तो यहाँ अंदर और a भी, देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, यहाँ a⁴ है। सबसे कम घात कहाँ है? यहाँ पे है, तो मतलब जो सबसे कम घात होगी वही कॉमन होगा। a² है तो a² कॉमन हो जाएगी, तो a² जब यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, अब इसमें से a² निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पे 2, 2 निकाल लिया, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 1 2 निकाल लिया तो 2 अंदर बचा। अब a⁴ निकाल लिया तो यहाँ पे a² बचेगा। अब यहाँ पे 2/3 6 होता है, यहाँ मैंने बताया ना कि अगर 2 निकाल लेंगे 3 बचेगा, तो यहाँ लिख लो 3। अब यहाँ पे a 3 बार था, a 3 बार, हमने 2 बार निकाल लिया है, तो एक इसके पास कितना बचेगा? 1 बार ही बचेगा। ठीक है, अब इसके पास हमने इतना पूरा निकाल लिया, ये देखो यहाँ पे निकाल लिया पूरा, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब इसके पास 1 बचा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में x² + 5x + 6। आइए हम इसका कॉमन फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर देखिए, सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर मतलब देखने के लिए क्या करेंगे, x², हमें ऐसी संख्याओं को तलाश करना है, जैसे 6 है ना, हमें ऐसी संख्याओं को तलाश करना है कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ देने पे 5 आए। तो गुणा करने पर ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जो गुणा करने पर 6 दे रही है, और वही 2 संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 दे रही है। 3 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, 3 और 2 ऐसी संख्याएं हैं कि इनको अगर गुणा करा दिया जाता है तो 6 आ जाता है, अगर 3 और 2 जोड़ दिया जाता है तो 5 आ जाता है। ठीक है, तो हमें संख्याएं मिल चुकी है, तो हम इसको फैक्टर कर देंगे, इसका हम फैक्टर कर देंगे, मतलब इसको अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। तो हमको ऐसे करना है 3 + 2, चाहे 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, बात इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये x जो है ना, x को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो x² + 3 को x में गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 3x, एक बार इसके साथ गुणा कराओ, एक बार इसके साथ, तो 3x ये हो जाएगा और 2x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ये वाला 6 हो जाएगा। तो हमको इस तरीके, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको गुणनखंड आता है, तो आप ये लाइन मिस कर दीजिए, डायरेक्ट इस लाइन पे आइए, डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आप सीख जाएं, उसके बाद आप फास्ट तरीके से आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आप आंसर बता दें, मैं वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये है x²। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, हम ये इन दोनों में अंडरलाइन कर लेना है, तो अब बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो हमें ये देखना है कि देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो क्या करेंगे, x कॉमन कर, जब यहां से x निकालेंगे तो क्या बचेगा, x 2x है, 1x निकालेंगे 1x बचेगा। ठीक है, प्लस 3x है, तो यहां से x निकालेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब गिनती कॉमन है, जो नंबर है, नंबर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। हमने अभी भी बताया था कि 2/3 6 होता है, 1 2 निकालेंगे 3 बचेगा। अगर यहाँ से हम 2 निकालते हैं तो x बचा, और यहाँ से अगर 2 निकालते हैं तो 3 बचा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात गुणनखंड में ये होता है कि गुणनखंड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि x + 3 और x + 3 देखना ये है कि दोनों ब्रैकेट क्या आपस में
बराबर हैं क्या, मतलब समान है क्या। अगर ब्रैकेट समान नहीं हुए तो गुणनखंड रॉन्ग हो जाएगा। गुणनखंड यहीं से पकड़ में आना है कि दोनों ब्रैकेट आपस में इसका प्लस माइनस इसका सिंबल भी बराबर आना चाहिए, चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x+3 यहाँ है, x+3 लिख लीजिए एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ से x+3 निकालेंगे तो क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है ना, तो यहाँ x ये वाला। अब यहाँ से x+3 ये निकल चुका है आपस में, तो क्या बचा इसके पास, 2 बचा। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा फाइनल गुणनखंड। अगर हमको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही है ना कि नहीं सही, तो आपस में इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों गुण ब्रैकेट को आपस में गुणा करा देंगे तो यही चीज आपको फिर से प्राप्त होगी। तो इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो आइए x² प्लस 14x माइनस 72। अब देखिए इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, x²। अब देखिए हमें मतलब गुणा करने पे संख्याएं तलाशना है। गुणा करने 72 आए, गुणा करने पे 72 आए, और मतलब घटाने पे यहाँ माइनस लगा, अगर प्लस लगा तो जोड़ने पर, घटाने पर। गुणा करने 72 आया, घटाने पे 14 आया, तो 18 चौके 72 होता है कि नहीं। और 18 में से अगर 4 जाएगा तो क्या होगा, 14 होगा। तो ये हुआ 18 माइनस 4, ये वाला x बाहर, माइनस 72। x² प्लस 18 को x से गुणा करा दो, 18x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दो। 4 का x में कराएंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 72। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से एक x निकालेंगे तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ 18 बचेगा, x निकाल लिया तो 18 अकेला बचा, यहाँ पे माइनस लगाओ। और यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, अच्छा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। अगर 4 निकालेंगे तो 18 बचेगा, तो यहाँ पे 4 निकाला। अगर माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 18 बचेगा। अब देखिए हमारा ब्रैकेट बराबर है ना, ब्रैकेट बराबर है ना, तो ब्रैकेट बराबर है तो गुणनखंड सही है। तो सीधे से x प्लस 18 ये वाला, और फिर इसमें से ये निकाल लिया तो ये क्या बचा, x, और इसमें से ये निकाल लिया तो कितना बचा, माइनस का 4 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम 9x² प्लस x² प्लस 6x ठीक है, ये हुआ। तो ये क्वेश्चन होमवर्क लिए नोट कर लीजिए। चलते हैं कुछ कक्षा 10 वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ का सवाल लेके आए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ से क्यों चालू कर दिए हैं, एक से बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे आसान टॉपिक, बच्चों क्या है कि पहले कठिन नहीं पढ़ाना चाहिए, सबसे आसान टॉपिक। तो आसान टॉपिक हम लेके आए हैं, इससे आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आसान टॉपिक आप सीखेंगे, अगर सीखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे, और फिर बाकी आगे देखेंगे। क्लास 10th का जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी में हम लोग आए हैं। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, देखिए पहले ए एन डी एल। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी हम देखेंगे। ए को क्या कहते हैं, पहला पद। एन को क्या कहते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी को क्या कहते हैं, सर्वांतर। एल को क्या कहते हैं, अंतिम पद। ठीक है, इतना कहते हैं। फर्स्ट टर्म, पदों से नंबर ऑफ टर्म्स, ये हुआ। अब देखो डी क्या है, सर्वांतर। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हुआ हमारा जानकारी के लिए।
तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक है, पदों का अंतर जिस श्रेणी में, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें पदों का अंतर समान हो। तो इसमें क्या किया जाए कि पदों का अंतर जो है समान, जैसे कि हम फॉर द एग्जांपल हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये, पहले हम ये जानना सीख लें कि हमें कैसे पता कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये हुआ, आगे डॉट 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 आगे बहुत सी श्रेणी आएगी। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि कैसे पता कि पदों का अंतर में, देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर 2 का है ना। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 2 का है। इसमें अंतर कितने का, 2 का। हर जगह 2 का अंतर आ रहा है, मतलब कि अंतर समान आ रहा है, इसलिए क्या है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे कि ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 तक दिया गया है। ठीक है, इनका क्या है कि अंतिम 20 तक दिया गया है। अब देखिए आप एक बात ये जान लीजिए, ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ए मतलब क्या हुआ, ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है, अब जो ये अंतर दे रहा है 2 2 2 करके, इसे क्या कहते हैं, डी बराबर 2। तो इसे क्या कहते हैं, पदों का जो अंतर है वो अंतर समान है इसमें। ठीक है, डी बराबर 2। अब ये क्या है, 20 का मतलब ये क्या है, इसे ले सकते हैं टीएनवा पद। ठीक है, एल ये क्या है, इसका अंतिम पद हुआ। ठीक है, अंतिम पद। ठीक है, तो अब इसमें ये पता करना है कि हमको बताना है कि ए और फाइंड द, क्या निकालना है, फाइंड ए और डी। ठीक है, निकालना है हमें कि ए पहला पद और समांतर इसमें क्या है। तो कैसे ये देखेंगे, पहला पद का मतलब जो पहले दिया होता है कि मतलब ए बराबर यहाँ पे क्या है, 3 है, और डी क्या है कि डी बराबर कैसे निकालेंगे, डी हम कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं डी कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला जैसे देखिए होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में क्या है, 1 है, ये 1 रहा, माइनस पहला पद क्या है, 3 है। अब बराबर, जब 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 मिलेगा। 1 में से 3 जाएगा तो -2 मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान, जब किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में, मतलब ऋण में आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए -2 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, घटाने पे -2 आया। अब हमें यहाँ पे देख लेना है क्या ये समांतर, पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है भी, तो चलिए चेक करते हैं। चलिए ठीक है, इसमें घटा लीजिए। अब देखिए -1 में से -1 घटाएंगे। ठीक है, -1 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, दोनों पास माइनस है, इसलिए माइनस 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 होगा, संख्या जुड़ जाएगी, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 आया ना माइनस। तो यहाँ पे क्या है, कितने का अंतर है, -2 का। इसमें देख लेते हैं, तो -3 में से -1 को घटाना है, -1 को घटाना है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे गलत आंसर देते हैं। इसको आप कायदे से देख लीजिए, सीख लेंगे तो बहुत काम आएगा ये आपके, जब तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 1 में से जिसके पास प्लस का चिन्ह है उसमें से घटाते हैं। 1 में से जब 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, -2 का अंतर है। ओके, बराबर 3। ठीक है, इसमें d बराबर कितना है, -2। बस सवाल खत्म है, क्या है, सवाल खत्म हो गया। अगर a बराबर 10 दे दिया और d बराबर 10 दे दिया और हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है, हमें एक सीरीज बनाना है। ठीक है, हमें एक एपी में सीरीज बनाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहला पद मतलब a 10। ठीक है, तो हमें सूत्र भी कर सकते हैं, जैसे a + d, a + 2d और a + 3d, ऐसे भी कर सकते हैं। करने के लिए तो किसी भी तरीके से कर, तो कुछ नहीं करना है, जैसे a का मान 10, यहाँ 10 रख दीजिए, a + d
तो ए 10 और 10, ए और डी दोनों को मान 10 10 10 रख दीजिए, यहाँ पे 10 रख दीजिए, और यहाँ पे 2 गुणे, ये गुणे में अच्छा, तो डी का मान 10 है, यहाँ पे 10 रख दीजिए। ये क्या है 10 प्लस 3, और ये गुणे में है अच्छा, तो यहाँ 10 रख दीजिए। ये 10 हो गया, 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना 10 प्लस 10 दूना कितना है 20 है, और यहाँ पे 10 और 10 क्या कितना है 30 है, तो यहाँ पे देखिए 10 20 और यहाँ पे 10 20 कितना हुआ 30 हुआ, और 30 10 40 हुआ। तो देख लीजिए, अब हम चेक कर लेते हैं समांतर श्रेणी में। यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना है 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, एपी में ये एक सीरीज तैयार हो गई। तो यार दिक्कत क्या है, हो गया सवाल। इसमें हमको पता क्या करना है कि इसमें डी बताना और ए बताना है कि ए क्या है और डी क्या है, ये फाइंड करना है। तो आप देखिए सीधी सी बात है, ए तो कोई बता देगा कि 2 है सर जी, ठीक है। अब देखिए डी निकालना है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इसमें दूसरा पद क्या है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा पद क्या है 5/2 है और पहला पद क्या है 2 है, ठीक है। तो अब कैसे देखेंगे, देखिए 5/2 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, देखिए 5/2, देखो 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, 2 दूना 4, इसको गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यह 2 बचेगा, तो 1/2 आ गया। चलिए एक और, ये तो D1 रहा, अब एक और निकाल लेते हैं D2। तो ठीक है, ये पहला सर्वांतर, दूसरा सर्वांतर देख लेंगे, पदों का अंतर समान आ रहा है हर जगह, तो फिर से निकालेंगे। अब देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 3 में से 5/2 घटाइए, देखिए 3 दूना कितना हुआ 6, तो यहाँ लिख लीजिए 6 माइनस ये वाला, अब यहाँ 5 है तो 5 रख दीजिए, बटे 2 है पूरे का बटा 2, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। तो देखिए हर जगह 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो सर्वांतर डी है, डी मिल चुका है कि 1/2 क्या है हमारा डी है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा दिया है, हमें एक श्रेणी बनाना है। अच्छा, तो श्रेणी में सबसे पहले लिख लेना ए प्लस डी ए प्लस, हाँ ये जरूर पूछेगा उसमें, ये दिया होगा कि 4 पदों तक ज्ञात करना है कि 5 पद ज्ञात करना है, 6 पद ज्ञात करना है, कितने पदों तक श्रेणी बनानी है, ठीक है, उसमें दिया होगा। तो 2D प्लस ए प्लस 3D, तो इसमें देख लीजिए ए क्या है -2 है, तो -2 रख दो, सीधी सी बात। यहाँ पे ए क्या है -2 है, अब प्लस में 4 क्या है 4 है, और यहाँ पे ए -2 है, अब प्लस 2 × 4, अब यहाँ पे ए क्या है -2 है, प्लस 3 × 4, मैंने वैल्यू रखा है बस, जिसके बराबर जो दिया है उसी की जगह पे रखा है बस, कुछ नहीं किया। यहाँ पे -2, और यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 और 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, अब यहाँ पे -2 और 4 3 कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना आया 2 आया, और यहाँ पे कितना आया 8 में से 2 जाएगा 6 आया, और यहाँ पे 12 में से 2 गया 10 आया। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, देखिए 2 में से 2, अगर 2 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 आ जाएगा, तो इसका अंतर मतलब 4 है, और इसमें 6 में से जब 2 जाएगा 4 है, ये 4 है 4, ये हमारी समांतर श्रेणी 4 पदों को तैयार हो गई। अगर मैं 5 पद कहता तो 5 पद के लिए यहाँ पे आगे चले जाते a + 4d, पांचवा पद का मतलब एक हमेशा कम करके लिखेंगे, जैसे 5वां पद a + 4d, 7वां पद a + 6d, ऐसे करके चलेंगे डायरेक्ट वैल्यू, a = 4 और d = -3। अब देखिए हमें कह रहा है कि 4 पदों की श्रेणी बनाइए, 4 पदों की श्रेणी बनाइए, 4 पदों तक ज्ञात कीजिए, 4 पदों की श्रेणी बनाइए। तो देखिए a प्लस, चलिए हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, a = 4, देखिए एक तरीका और है, ठीक है, a = 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जरूर। a + 2d a + 3d, ये हुआ 4 पद हो गया हमारा, ठीक है। तो a का मान क्या है 4 है, a का मान 4 है, और d का मान -3 है, तो यहाँ पे
रख दीजिए -3। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। ठीक है, तो अब देखिए 4 में से जब 3 जाएगा तो क्योंकि माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कॉमा लगाइए, आगे बढ़ जाइए। तो देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चीज, 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ 4 1 1 4 में 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5 आएगा। तो ये श्रेणी हमारी बनके तैयार हो गई कि 4 पदों की श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें से और तरह की कोई तरह के सवाल नहीं है, बस ये है कि आप आगे दे करके चले आइएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी कोई भी तरह प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, तो हमारा वीडियो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो ये अगर कोई कमी है क्लास में तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप कमी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो इस तरीके से हमारे सपोर्ट कीजिए। ये हमारा चैनल का दूसरा वीडियो है, तो आप इस तरह शेयर और लाइक और सब्सक्राइब और पूरा वीडियो आप देखिए। नहीं समझ में आता कुछ तब पूछिए, ये आपके, हाँ थोड़ा सा गार्जियन के लिए निवेदन है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा से मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो कहीं जा नहीं सकते, तो कहीं बिजी रहेंगे तो इससे तो अच्छा ये कुछ सीख लेंगे। तो गार्जियन से अनुरोध है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों का। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।